क्या आप कभी 4G के बगैर रहे हो? 4G के बगैर आजकल जीना नामुमकिन सा हो गया है कि हम 4G के बगैर अपनी जिंदगी को किसी भी हद तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। वहां पे एक राज्य पूरे का पूरा यूनियन टेरिटरी एक इंडिया का, जहां पे पिछले 1.5 साल से 4G नहीं है। अगर आपको जानना है कि वहां के लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहां के लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। नमस्कार, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड की इस स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर आजाद जमवाल, जो कि एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं और प्रेसिडेंट है जेके यूनिटी फाउंडेशन के। आजाद जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। तो आजाद जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे कि लास्ट टाइम आपके मोबाइल में 4G का जो वो आइकन था वो कब दिखाई दिया था? देखिए, ये 9 अगस्त से पहले ही दिखा था 2019 में। बात तो अब हमें याद ही नहीं है कि 4G भी कुछ होता है। 4G के बिना जीवन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? देखिए, जब अगस्त 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को न्यूट्रलाइज कर दिया, 35A को खत्म कर दिया और 72 साल की जो जम्मू की गुलामी थी उसको उन्होंने खत्म किया और इसका जम्मू के लोगों ने बहुत ही स्वागत किया। कश्मीर में भी जो कॉमन मासेस थे उन्होंने इसका बहुत स्वागत किया कि ये जो 2-3 डायनेस्टीज पिछले 72 ईयर्स से भारत सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रही थी, जम्मू के कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित कर रही थी, उन डायनेस्टीज का राज खत्म हुआ और हम पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट हुए। अदरवाइज यहाँ पे भारत के अंदर 2 कानून, 2 डिफरेंट स्टेट्स जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जो थी उसको जो एक स्पेशल प्रिविलेज, जिसको ये कहते हैं कि हमारे स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो इसी मुद्दे को लेकर दिया गया कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये एक हिंदू मेजॉरिटी इंडिया के साथ स्पेशल प्रोविजन में ही रह सकती है, ये घुल मिल के टोटली इंटीग्रेट होके हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकती। और ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पे सबसे बड़ा तमाचा था, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में असमानता के भाव से नहीं रह सकती। और इसके ऊपर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा करेक्टिव डिसीजन लिया और धारा 370 को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लिया। बहुत सारे खदशात थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बातें चलती थी कि अगर धारा 370 टूटेगी तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पे जेलम जो है वो लाल हो जाएगी, यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे आतंकी जो है वो बवाल मचा देंगे, यहाँ पे पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारे खदशात भारत सरकार को भी उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ इनपुट्स दिए होंगे। तो उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इस दौरान में जब तक पूरी तरह से ट्रांजिशन नहीं होती तो हम जम्मू कश्मीर में इंटरनेट जो है सर्विसेज उनको बंद करेंगे, फोन की सर्विसेज बंद होगी, इंटरनेट की सर्विसेज बंद होगी। और लोगों ने भरपूर इसमें भारत सरकार का साथ दिया। लोगों ने कोई शिकायत नहीं की कि आपने फोन क्यों बंद कर दिया, आपने मोबाइल फोन बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। पूरी सपोर्ट के साथ भारत सरकार ने जो भी डिसीजन लिया उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उनका साथ दिया। आहिस्ता आहिस्ता से वहां पे जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। जो 72 साल से पावर में थे उनको गवर्नमेंट ने डिटेन किया और उनकी सपोर्ट में एक इंसान जो था वो वहां पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकला। वो पूरी तरह से लोग एक्सपोज हो गए जो कहते थे कि यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और लोगों ने बताया कि हम पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट होने में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हालात सामान्य हुए तो पहले मोबाइल सर्विस उन्होंने शुरू की। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसलिए हम इंटरनेट सर्विसेज ऑन मोबाइल वो नहीं चलाएंगे, उसका आतंकी फायदा लेते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं पूरे विश्व के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर 2 रीजन्स हैं, जिसमें कश्मीर रीजन में टेररिज्म की समस्या है, जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो वहां पे काफी बल्कि एक्टिव है। और आप देखेंगे हर 2-3-4 दिन में वहां पे 3-4 आतंकी जो है वो मारे जाते हैं। लेकिन जम्मू रीजन जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम बनिहाल टू लखनपुर और वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले 30 सालों में अगर आतंकियों ने यहाँ पे कुछ करने की भी कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको मालूम होगा यहाँ पे VDCs का कंसेप्ट है हमारे जम्मू रीजन में और इन VDCs ने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करके आतंकियों को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया। फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट होके इन VDCs ने काम किया और बहुत जाने गवा के
आतंकियों के जितने भी यहाँ पे मंसूबे थे उनको नाकामयाब किया। लेकिन अब जब हालात यहाँ पे सामान्य है तो, और कश्मीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो सजा है वो जम्मू के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। तो जब 4 महीने के बाद इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे, या 6 महीने के बाद 2G जो शुरू हो गई, अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है उसकी सजा आप जम्मू को नहीं देना चाहिए। जम्मू को एज डोरमैट यूज नहीं करना चाहिए। और लेकिन पिछले 70 सालों में जो एक प्रथा चली आ रही है कि जम्मू को एज ए डोरमैट यूज किया जाता है, जम्मू के एस्पिरेशंस को कुछ समझा नहीं जाता, जम्मू के लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसा ही हमें लगता है कि ये जो 4G का मुद्दा है, इसको लेके भी भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं कि कहीं कश्मीर के लोग नाराज ना हो जाए। अपीसमेंट की जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू है, और कश्मीर के लोग नाराज ना हो जाए कि जम्मू को आपने 4G दे दिया और कश्मीर में नहीं दिया। देखिए, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि उधमपुर और गांदरबल में 4G सर्विसेज चलाई। आप विडंबना देखिए कि गांदरबल में भी महीने में 2, 4, 5, 6 आतंकवादी मारे जाते हैं। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान से अगर कोई आतंकी आता भी है तो वो नगरोटा पार नहीं कर पाता। एक साल में 2 घटनाएं हुई हैं, दोनों बन टोल प्लाजा पे आतंकी मारे गए, वो कश्मीर में जा रहे हैं। तो जम्मू में उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कोई आतंकी घटना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार में बैठे हुए जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड हम कहेंगे उनको, लगता नहीं कि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो एक एजेंडा ड्रिवन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो जम्मू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और कश्मीर को अपीस करना चाहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती कि 70 इयर्स में भारत सरकार जो भी आई, चाहे कांग्रेस की, एनडीए की, या अब मोदी जी की, तो भाई साहब 72 साल में आप उनको अपीज नहीं कर पाए, अभी आगे भी आप उनको अपीज नहीं कर पाए। और 4G इस वक्त कोविड की सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बिजनेस जो है वो सारा का सारा ऑनलाइन है। आज की डेट पे आपका जो GST है उसका भी बिल कटता है, वो आपको कहीं पे भी दिखाना तो अपने मोबाइल पे दिखाना है। कोई भी ट्रकर बेचारा इनवॉइसिंग उन्होंने कंपलसरी कर दिया का जमाना है, बिल्कुल, जो वहां से आता है, और अगर वहां पे जहां पे उसको चेकिंग के लिए खड़ा किया जाता है, अगर उसका मोबाइल नहीं चलता वो तो बेचारा वहीं पे फंस जाता है। तो ऐसे हालात में हमें लगता है कि ये जो 4G को लेके सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भारत सरकार को सलाहें दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक रिव्यू, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सोशल ऑडिटिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में एक टाइम में जब मोदी जी वहां पे चीफ मिनिस्टर बने, तो वहां जितनी भी कंपनीज थी, जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, वो सारे के सारे गुजरात में अपना यूनिट लगाने के लिए तत्पर रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पे कोई भी फिजूल की ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। जो भी आपको पूरा करना है वहां पे पैरामीटर्स, वो आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कोई खामखा में ब्राइबरी के लिए या दूसरे किसी उसके लिए अड़चन नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर कोई अड़चन लगती थी, वो अगर अप्रोच करता था हायर ऑफिशियल को, उसकी सोशल ऑडिटिंग की जाती थी कि यार ये ऑब्जेक्शन जो है ये जायज है या नाजायज है। अगर तो वो जायज होती तो जो शिकायत करता है उसको वो पूरी करनी पड़ती थी, अगर नाजायज होती तो ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया जाता था। तो हमें लगता है कि मोदी जी को वो पॉलिसी केंद्र में भी अपनानी चाहिए और सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए उन लोगों की जो ऐसी गलत सलाहें उनको दे रहे हैं। जब आप जनता के बीच जाते हो, स्पेशली उन पेरेंट्स के पास जाते हो जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं इस 4G के अभाव से, तो उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त लोगों को 2 तरह से प्रॉब्लम आ रही है। एक तो कोविड की वजह से मैक्सिमम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। आपको मालूम ही होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख जो है वो सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें 3,80,000 सरकारी नौकरियों में कश्मीर के लोग हैं। जम्मू के लोगों को चौथा हिस्सा मिला हुआ है 1,20,000, जिसमें यहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट समाये हुए हैं। सरकारी नौकरियां इतनी ही हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बिजनेस पे डिपेंडेंट हैं, टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। और आपको मालूम होगा कि जम्मू में 1,60,00,000 टूरिस्ट आता है एक साल, और पिछले 1 साल में, अगर तकरीबन 1 साल ही होने वाला है कोविड की सिचुएशन को लेकर, 10 महीने हो गए, तो पिछले 1 साल में यहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं आया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं। MHA की गाइडलाइंस आती हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती। MHA ने कहा कि यहाँ पे सॉरी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपने कहा कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये तो अभी यूटी है, अभी स्टेट की असेंबली भी नहीं है, तो केंद्र का जो भी रूल है वो तो डायरेक्टली अप्लाई होना चाहिए। कि अभी भी कुछ क्लॉजेस है क्या 370 के? नहीं, क्लॉजेस नहीं है। यहाँ पे एक निरंकुश एडमिनिस्ट्रेशन है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में आपने 3 एडमिनिस्ट्रेटर बदल दिए। पहले यहाँ पे गवर्नर सिन्हा साहब थे, तो चलिए मानते हैं कि एक पोजीशन लोअर हो गई थी, LG को लगाना था, तो आपने
जीसी मुर्मू साहब को यहाँ पे भेज दिया। जीसी मुर्मू साहब यहाँ पे करीबन 7 महीने रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लॉज थे जिनके जरिए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा जाता था। यहाँ पे जो भी सॉवरीन थी हमारी भारत सरकार की, वो उसको मान्यता नहीं दी जाती थी। आपको याद होगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बन गया था कि इंडियन आर्मी की जितनी भी फायरिंग रेंजेस थी उसमें एक इन्होंने एसआरओ निकाला था कि भैया अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी फायरिंग रेंज बनानी है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने पड़े, और ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। और आपको मालूम होगा कि मुफ्ती सरकार के दौरान जहाँ पे जितनी भी फायरिंग रेंजेस थी, लद्दाख में, जम्मू में, पुंछ में, कश्मीर में, तो उनकी इन्होंने लीज रिन्यू नहीं की। और भारतीय फौज को फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए राजस्थान में, जबलपुर में, मतलब एमपी में जाना पड़ता था और प्रैक्टिस के लिए वहां पे जाना पड़ता। मुर्मू जी के दौरान में यहाँ पे वो एसआरओ उन्होंने निरस्त की। जितनी भी यहाँ पे कैंटोनमेंट्स हैं उसके आसपास आपको मालूम होगा यहाँ पे रोहिंग्या का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी भी कैंटोनमेंट्स हैं उनके आसपास बस्तियां बस गई हैं रोहिंग्यास की। भारत सरकार यहाँ पे सीरियस नहीं। आपने धारा 370 हटाई, एक मेजर डिसीजन लिया है। उसके बाद आप 8-8 महीने में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करोगे तो जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो उनको क्यों मानेगी? यहाँ पे एक डिसीजन जो एक एलजी साहब करते हैं तो नीचे का ऑफिसर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। उसको मालूम है कि अब अगली मीटिंग में शायद ये एलजी साहब होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे पूरे भारत में एमएचए की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो अपोजिशन की सरकारें हैं कहीं पे, चाहे बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पे सब जगह इंप्लीमेंट होती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में आज भी भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है वो इंप्लीमेंट नहीं। एक सिंपल एमएचए की अनलॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, तो उसमें एक सिंपल गाइडलाइन है कि इंटरस्टेट बसेस चलेंगी। तो जम्मू कश्मीर में लखनपुर में इंटरस्टेट बसेस नहीं चलती। कठुआ के जो लोग हैं, बसोली के जो लोग हैं, उनका मैक्सिमम काम जो है वो पठानकोट में, उनके बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे, उनके मतलब कि बिजनेस वहां पे है, लोग जॉब्स वहां पे प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपके पास वहां पे इंटरस्टेट बसेस नहीं है, उनको या तो ऑटो करके जाना पड़ता है या उनको पैदल 3-4 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता है लखनपुर से पठानकोट तक पहुंचने के लिए। तो वैसा ही हिसाब जो है वो 4G के साथ है। कोई जवाजियत नहीं बनती कि आप जम्मू में 4G को बैन रखें। देखिए इस वक्त एक तो जम्मू की जनता वैसे ही त्रस्त है, बिजनेस नहीं है, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम लोगों के पास हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका भट्ठा बैठ चुका है, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो करप्ट हो चुके हैं। लेकिन आज समझ लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे स्पेशली एक 15-20 हजार में एक नया फोन खरीदना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चों की क्लासेस जो है वो फोन पे चलती हैं। एक मेरी मैडम के पास फोन है, एक मेरे पास है। अभी हमें अंदर बाहर जाना पड़ता है। अब उनकी क्लासेस सुबह 9 बजे स्टार्ट होती हैं, 3 बजे तक चलती रहती है। अब 3 बजे तक तो मैं घर में बैठा नहीं रहूंगा, इसके लिए मुझे 15,000 का एक एडिशनल बर्डन पड़ गया। अब क्योंकि ये 2G पे क्लासेस चलती नहीं है, मुझे एक फाइबर का कनेक्शन लेना पड़ा। तो मेरी इनकम इस वक्त कम हो रही है और मेरे खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एसी रूम्स में बाबू बैठे हैं उनके साथ, उनको हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। और जम्मू के साथ तो वैसे भी एक सौतेला व्यवहार पिछले 70 सालों से ही चल रहा है। जम्मू की कोई भी आवाज जो है वो सुनी नहीं जाती। यहाँ बीजेपी का जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो कहता है कि भाई साहब यहाँ से टोल नहीं लगेगा, मैं टोल प्लाजा हटा दूंगा। रविंद्र जी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, और केंद्र से 2 टोल प्लाजा और लगा दिए जाते हैं। तो 4G को यहाँ पे ना चलाना एक बड़ा मजाक बन चुका है। इस वक्त अगर आप यूथ की बात करेंगे, यूथ आजकल सोशल मीडिया बहुत मतलब कि उसकी सुनवाई होती है। यहाँ पे ट्रेंड्स चले बीजेपी फेल्ड जम्मू, और इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेंड किया कि बीजेपी फेल्ड जम्मू 4G को लेके कि भैया। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये प्रश्न है, अगर बीजेपी हैज टोटली फेल्ड इन जम्मू डिवीजन तो ये 11 सीटें 14 में से कैसे? वो टीना फैक्टर टीना फैक्टर ये है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। आज भी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप कहेंगे कि ये वोट लोकल लोगों के लिए दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वोट जो है ये मोदी जी के लिए। आप देखिए जो हमारे भाजपा के प्रधान हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हार गए।
इन्होंने जितने मिनिस्टर्स खड़े किए थे सबको लोगों ने नकार दिया। शक्ति परिहार इनकी 2 सीट्स में खड़े थे, डोडा में दोनों सीटों पे। ओहो, बुरी हालत है। इनका कोई भी जो लीडर खड़ा था उसको लोगों ने नकार दिया। दूसरी एक बहुत थोड़ा सा इससे डाइग्रेस करेंगे कि एक जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छा एक वो दिया है कि जितने भी मंत्री खड़े थे, एमपी खड़े थे, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनकी बीवियां खड़ी थी, उनके बच्चे खड़े थे, तो लोगों ने बेसिकली परिवारवाद को नकार दिया, सबको हरा दिया। कोई भी यहाँ पे जीत के नहीं आया। और बीजेपी के मंत्री जब हारते हैं तो उसका एक क्लियर मैसेज है कि भैया आपने हमारे साथ धोखा किया, यू हैव बिट्रेड जम्मू, यू हैव फेल्ड टू रेज द जम्मू इशू। तो इसलिए लोगों ने उनको नकार। तो मैं रविंदर जी की बात कर रहा हूँ, रविंदर रैना जो कि जेके के जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी तो ये इश्यूज पता है क्या? उन्होंने उनसे आपकी पार्टी या आपके लोगों ने बात नहीं की कि एटलीस्ट ये सिलेक्टिव टावर्स पे 4G स्टार्ट करो? देखिए, वो मैंने कहा कि बीजेपी की लीडरशिप जो यहाँ पे है उसकी सुनवाई नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में सुनवाई बाबूज की है, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी सुनवाई। और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है पिछले 30 सालों में उन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी टोटली आयरन कर्टन में है, जो आम लोगों की जो बातें हैं उसको सुनना ही नहीं चाहती, और उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी भी नहीं। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इज थिक स्किन्ड। आप कुछ भी कहोगे यहाँ पे कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने अपने ट्वीट पे अपना रिस्पांस का जो है वो म्यूट कर दिया। लेकिन तो जो आप सुनवाई की उम्मीद किससे करोगे? अभी सिन्हा साहब आए हैं, वो थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कह रहा है कि लोग इतने आ रहे हैं कि वो सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड ब्यूरोक्रेसी एक्ट नहीं है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, लेकिन जवाब तो देना है। देखो, अगर हम चुप बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बारी ऐसा मौका था, क्योंकि छोटा इलेक्शन था, एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन अगर गैर बीजेपी बने तो उतना बड़ा फर्क नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा जम्मू के लोगों ने ऐसा एक निर्णय क्यों नहीं लिया कि एंटी बीजेपी वोट दो, ताकि हाई कमान को पता चले भैया बात क्या है। जैसे कि लास्ट में आपको एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान में क्या हुआ, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये उन्होंने किया था। तो वैसा ही अगर बीजेपी जम्मू के लोग करते थे, एक मैसेज देते थे मोदी को कि भैया तुझसे तो बैर नहीं है, लेकिन 4G चलवा दे। देखिए, 280 में से 230 सीटों पे बीजेपी ने लड़ा है, और इनको सीटें आई हैं 75। एनसी ने 80 सीटों पे लड़ा है, या 130 सीटों पे शायद लड़ा है, और उनकी 67 है। इंडिपेंडेंट्स 54 आए। तो क्या ये बीजेपी के लिए क्लियर मैसेज नहीं है कि भैया आपने 230 पे लड़ा है और 75 सीटें लेके आप पूरे ढोल बजा रहे हो कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? 54 इंडिपेंडेंट्स आए, आपके सारे मंत्री हार गए, आपके पार्टी प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बीजेपी हार गई है। तो इससे बड़ा मैसेज जम्मू के लोग और क्या दे पाएंगे? देखिए, गुपकार गैंग को जिसका अब गुपकार अलायंस बीजेपी ने ही नाम दे दिया। पहले गैंग था, अब अलायंस होगी, क्योंकि कहीं हो सकता है इनकी अलायंस भी बन जाए, क्योंकि करगिल में ऑलरेडी बीजेपी और एनसी की अलायंस। तो ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है, तो लोग सोचते हैं कि भैया कांग्रेस को आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे माननीय राहुल गांधी हैं उन्होंने मुस्लिम लीग की लाइन ले ली है। वो इस वक्त भारत को तोड़ना चाहते हैं। वो हर एक ऐसी फॉर्मुलेशन यहां पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत टूट जाए। तो जम्मू के लोग जो है वो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी विडंबनाएं हैं कि वो चाहते नहीं कि बीजेपी को वोट दे, लेकिन कांग्रेस को भी देना नहीं चाहते। बाकी डेमोक्रेसी है, आशा। जम्मू के लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग हैं। वो सोचते हैं कि इस बार ये सरकार आएगी, हम इसको वोट डालेंगे तो शायद ये कुछ बदलाव आएगा। अभी तक बदलाव सिर्फ एक ही आया कि धारा 370 टूट गई। उसके बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। लेकिन जम्मू के लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। इट्स प्रेशर फ्रॉम बिलो विच वर्क्स। अब देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो पूरे भारत को संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अगर आप देखेंगे तो वो एक छोटा सा बिंदु आपको भारत के नक्शे में नजर आएगा। जब उनकी नजर यहां पे पड़ेगी तो जरूर कोई एक्शन होगा, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जब उनकी नजर यहां पे पड़ेगी, प्रेशर फ्रॉम बिलो जो है वो
प्रॉपरली बिल्ड होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ की बात वहां पे पहुंचती नहीं है और जो बात पहुंचती है उसके ऊपर एक्शन होता है। तो जब यहाँ की बात पहुंचेगी तो हमें लगता है कि एक्शन जरूर होगा और हमें लगता है कि 4G आने वाले साल में जरूर चलेगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि ब्रॉडबैंड है वो कितना स्मूथली आप अवेल कर पाते हो, उसका प्रोसेस क्या, इज इट बीन सिंप्लीफाइड कीपिंग इन व्यू द कोविड सिचुएशन है, कीपिंग इन व्यू कि एवरीवन इज वर्किंग एंड डूइंग स्कूलिंग फ्रॉम होम, तो कितना सिंप्लीफाइड है या इसमें भी वेटिंग लिस्ट है? देखिए, इसमें भी वेटिंग लिस्ट है। मेरा ऑफिस है कच्ची छावनी में, तो वहां पे हम ये फाइबर लगवाना चाहते हैं क्योंकि जियो की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है और एयरटेल की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है। तो BSNL तो आपको पता ही है, भगवान के भरोसे रहता है। तो यहाँ पे आज मुझे 2 महीने हो गए हैं रिक्वेस्ट डालते हुए, तो वो कहते हैं कि अभी आपके वहां पे हमारा पहुंचा नहीं है। छन्नी में बहुत से हमारे दोस्त रहते हैं, बहुत पॉश लोकेलिटी है यहाँ की, वहां पे भी काफी सारे एरियाज में ये फाइबर की पहुंची नहीं है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का। और कोविड के दौरान में आपको याद होगा कि सारा कुछ ठप हो गया था, जो वायरिंग होनी थी, जो कनेक्शंस मिलने थे, वो 3-4 महीने तो यहाँ पे कोई काम हो नहीं पाया। अब भी इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए बहुत सारी सिफारिशें आपको लगती हैं। अगर जिसका जहाँ पे कनेक्शन है वो सिफारिश लगा के अपने यहाँ पे फाइबर कनेक्शन लेता है। अब लगता है कि अभी 2-4 महीने लगेंगे इसको स्ट्रीमलाइन होने में, जब आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तो दूसरा चीज है कि ये जो वाईफाई है ये कहाँ तक, ब्रॉडबैंड कहाँ तक अलाउड है? जैसे कि जम्मू जो है कि इज अ बॉर्डर सिटी है, इंटरनेशनल बॉर्डर इज जस्ट नेक्स्ट नेबर। कानाचक जड़ी अगर हम की बात करते हैं या फिर हम सारी वगैरह साइड से बात करते हैं तो वहां से IB बहुत ही नजदीक है। तो कितने किलोमीटर अंदर तक ही ब्रॉडबैंड अलाउड है, उसके बाद नहीं है? कुछ ऐसा आपके पास कोई डेटा है क्या? देखिए, जो आज की डेट में हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। आप पाकिस्तान के बहुत सारे जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी आप इवन नगरोटा तक उनकी जो है रीच मिल जाती है। तो ऐसा ही लगता है कि हमारे यहाँ से भी जो रीच होगी वो तो उनके काफी सारे गाँव में पहुंचती होगी। तो सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, जो आपने बहुत सेफ सिक्योरिटी लैब्स की बात आपने बोली है, एक की पाकिस्तान नगरोटा जो कि ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगा। तो वहां पे आपको एक पाकिस्तान मोबाइल टावर की रीच कवरेज मिलती है। तो दैट मीन जम्मू में अगर आप बैठोगे एंड आपके पास पाकिस्तान का सिम होगा, आपके पास तो 4G है ही, फिर आपको जरूरत क्या है? सो अगर आपको ये कोई भी मिलिटेंट है उसको तो फिर मिल रहा है, तो उसको इन भारतीय इंटरनेट का कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने तो पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जो है मतलब कि आज की डेट में ये 2G जो हमें इन्होंने दिया हुआ है, इसमें भी काफी सारी वो चल जाती हैं चीजें जहाँ पे इसका कनेक्शन सही होगा। लेकिन जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे टावर नहीं है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। और खास तौर से ये प्रॉब्लम बच्चों के लिए, जो इस वक्त एजुकेशन जो सारा सिस्टम है वो मोबाइल पे है, उन टीचर्स के लिए है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। अब देखिए, माहौर या रियासी के कहीं दूर दराज इलाके में आपका मोबाइल चलेगा नहीं जहाँ पे टावर ही नहीं है। और आपको पता है जम्मू जो रीजन है वो इट्स ए डिफिकल्ट हिली टेरेन। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है कि आप सिक्योरिटी के नाम पे, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कोई इनमें मुझे लगता नहीं कि वो अपने फील्ड में या साइबर के फील्ड में वो एक्सपर्ट्स होंगे। जो भी 4G बैन जम्मू डिवीजन में है, इट्स बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल रीजंस एंड देयर इज नो टेक्निकल रीजन। कि सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के नेटवर्क है उनको जाम करवा दो, उनको अलाउ मत करो आप यहाँ पे, जो कि होते हैं। देयर आर सम जैमर्स जिसके कारण आप पाकिस्तान के नेटवर्क को इंडिया में अलाउ नहीं करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न मुझे लगता है। और इसके पीछे आपने एक रीजन बोला कि कंपैरेटिव मैकेनिज्म है कि कश्मीर में बैन है इसीलिए जम्मू में बैन करना पड़ रहा है। बैन करना पड़ेगा, मतलब तो कि और कोई रीजन आपको दिख रहा है क्या इसमें कहीं कुछ? ऐसा कोई रीजन नहीं है, खास तौर से जम्मू के लिए, क्योंकि जम्मू में कोई आतंकी है नहीं, यहाँ पे टेररिस्ट की कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन, ये इसमें क्या काम कर रही है ताकि 4G एक जम्मू में स्पेशली रेस्टोर जल्दी हो? देखिए, जो बेसिक हमारा जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन का है कि जम्मू और कश्मीर के बीच एक आर्टिफिशियल डिवाइड क्रिएट करने की बहुत सारी एजेंसीज कोशिश कर, तो उसमें जो उनके भी कंसर्न हैं, हमारे भी कंसर्न हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से एक वेबिनार हुआ था जिसमें
वहाँ से जावेद शाह जी थे कश्मीर से, और यहाँ से जम्मू के लोग थे। आपस में बातचीत हुई, दोनों के सेम कंसर्न्स हैं कि भैया कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। 1 साल होने के बावजूद वहाँ पे कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो कोई वहाँ पे एनहांस नहीं हुआ। जम्मू में भी वही कंसर्न्स हैं कि जॉब्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया जो विजन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो दिखा नहीं, सिवाय बम्बू की खेती के। जम्मू के लिए अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई प्लान दिखा नहीं। इस वक्त सारे लोग जो हैं वो आईटी सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब न्यू एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज, उसकी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ बम्बू की खेती की बात हो। तो बम्बू एक ऐसा प्लांट है जो सारा का सारा पानी सोख लेता है, ठीक है। जम्मू आगे ये कंडी इलाका है और वहां से और पानी सोखने की ही बात हो रही है, यहाँ पे कुछ लाने की बात। तो देखिए यहाँ पे जम्मू में रिसोर्स है, एजुकेटेड यूथ है, जॉबलेस। यहाँ पे अगर आईटी सेक्टर आता है, 5-7 कंपनीज आती हैं और फाइबर तो आपके पास है ही है, 2G हो या 4G हो या ना हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। बल्कि आप यूपी का उदाहरण लेंगे और जम्मू कश्मीर का उदाहरण लेंगे, और लेदर कॉरिडोर बनाया, आईटी कॉरिडोर बनाया, फिल्म सिटी बन रही है। तो ये योगी जी का विजन है। और हमारे यहाँ से पीएमओ में बैठे हुए मंत्री हैं, उनके पास सिर्फ बम्बू को लेके एक विजन है कि जम्मू में सिर्फ बम्बू की खेती करेंगे, कोई आईटी सेक्टर की बात नहीं करते। अभी मोदी जी ने, आप देखिए काशी में उन्होंने क्या जो रिसेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, पूरे वर्ल्ड में उसकी धूम। जम्मू कश्मीर जो है वो सिटी ऑफ टेंपल्स माना जाता है। यहाँ पे जो हमारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो 3-3 साल से इस वक्त सेक्रेटरीट में ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो साल के बाद जो मुझे ये पत्नीटॉप का गंडोला देखने को मिला, जो कि बहुत ही पुराना एक प्रोजेक्ट था, जो कि आई थिंक मोर देन अ डिकेड के बाद वो अभी प्रारंभ हुआ है। जी। तो यहाँ पे रघुनाथ मंदिर के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट है, वो सेक्रेटरीट में 3 सालों से पड़ा हुआ है। यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म की 2 जगह पे चलता था, एक रिवर राफ्टिंग होती थी रियासी में, दूसरी बसोली में बोटिंग हो। तो रियासी की रिवर राफ्टिंग जो है वो पिछले 1 साल से परमिशन की वजह से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट परमिशन को रिन्यू नहीं कर रहा, तो वो पिछले 1 साल से बंद है। और बसोली में जो बोटिंग चलती थी उस पे क्योंकि एडीसी साहब को शायद कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने वहां पे धारा 144 लगा दी और उन्होंने कहा लोगों की जान को बहुत खतरा है बोटिंग से। एडवेंचर टूरिज्म में अगर खतरा नहीं होगा तो फिर एडवेंचर कैसे होगा? तो उन्होंने धारा 144 लगा दी है वहां पे कि आप यहाँ पे बोटिंग नहीं कर। तो जम्मू में लोगों के अंदर इस वक्त बहुत रोष बन रहा है और लोग जम्मू जो इट्स सिटिंग ऑन ए सिमरिंग वोल्केनो, जो कभी भी फट सकता है। उसमें आप ये मत लेके चलिए कि टीना फैक्टर की वजह से बीजेपी को 75 सीटें मिल गई हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी वो बन जाएगी डीडीसी। 14 डिस्ट्रिक्ट में इनकी डीडीसी नहीं बन रही। ये भी एक, इनको वो 14 देखने चाहिए, ये 6 नहीं देखने चाहिए। ये 6 भी नहीं देख रहे, ये खाली वो 3 सीटें देख रहे हैं जो कश्मीर में आई है। ठीक है आजाद जी, आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू। आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स and I hope the organization from which you belong will do some good work so that the 4G is restored in the Jammu division, especially in the city area and the surrounding areas. So on that note, Lotus World आपका आभारी है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, वो भी एक छुट्टी के दिन जबकि मेजरली अपने बहुत काम होते हैं, उसमें से आपने समय निकाला और आपने हमसे ये बात की, उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। लोटस वर्ल्ड आपका धन्यवाद करता है। जय हिंद।